नमस्कार। आज हम पूर्वी एशिया के आधुनिकीकरण पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, खास तौर पर चीन और जापान पर। नमस्कार। हाँ, हमारे पास कुछ सामग्री है जो बताती है कि कैसे 19वीं सदी में दोनों देशों ने बाहरी दबाव महसूस किया, पर उनके रास्ते बहुत ही अलग रहे। और यही समझना दिलचस्प है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ था किंग राजवंश वाला चीन, विशाल देश, अपनी पुरानी परंपराओं में यूं कहें कि जकड़ा हुआ सांप। और दूसरी तरफ जापान, एक छोटा द्वीपीय देश। उनको शायद ये एहसास जल्दी हो गया कि अगर तेजी से नहीं बदले तो पश्चिमी ताकतों के अधीन हो जाएंगे। हाँ, और यहीं से उनकी राहें एकदम अलग हो गई। एकदम। जापान ने तो कमाल की तेजी दिखाई। 1868 में वो मेजी पुनरुत्थान हुआ, शोगुन गए, सम्राट वापस सत्ता में आ गए। हाँ, और राजधानी भी बदली, क्योटो से टोक्यो, पूर्वी राजधानी। अच्छा। और कहते हैं कि इसमें अमेरिकी कमोडोर पेरी की 1853 वाली जो धमक थी, उसका भी बड़ा हाथ था। हाँ, बिल्कुल। पेरी की यात्रा ने जापान को जैसे जगा दिया। उन्हें लगा कि अब अलग थलग रहना मुमकिन नहीं। तो फिर मेजी सरकार ने क्या किया? बदलाव कैसे लाए? बहुत तेजी से काम किया। सबसे पहले तो शिक्षा, पश्चिमी तर्ज पर लड़के लड़कियों दोनों के लिए अनिवार्य कर दी। अच्छा, लड़कियों के लिए भी? ये तो काफी प्रगतिशील था उस समय के हिसाब से। हाँ, लेकिन उसमें सम्राट के प्रति वफादारी और जापानी मूल्यों पर बहुत जोर था। फिर सेना को आधुनिक बनाया गया, पश्चिमी मॉडल पर। और अर्थव्यवस्था, उसका क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में तो जैसे क्रांति आ गई, रेलवे लाइनें बिछाई गईं, टेक्सटाइल उद्योग में मशीनें आईं, और इसमें सरकार ने ज़ाइबात्सु यानी बड़े पारिवारिक औद्योगिक समूहों की बहुत मदद की। ज़ाइबात्सु, जैसे मित्सुबिशी और सुमितोमो? हाँ, वही। सरकार ने उन्हें पैसा दिया, समर्थन दिया, और उन्होंने अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया। शुरू में कपड़ा मिलों में महिला श्रमिकों की संख्या काफी ज्यादा थी। तो जापान ने पश्चिमी मॉडल तो चुने, लेकिन उन्हें अपनी सम्राट केंद्रित व्यवस्था और ज़ाइबात्सु जैसी ताकतों के साथ मिला दिया। एक तरह से ऊपर से नियंत्रित आधुनिकीकरण। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंट्रोल्ड टॉप डाउन मॉडर्नाइजेशन था, लेकिन इसमें विचारों का टकराव भी था। जैसे फुकुजावा युकिची जैसे विचारक थे जो कह रहे थे कि जापान को पुरानी एशियाई जड़ता छोड़कर पूरी तरह पश्चिमी बनना होगा। पर साथ ही एक मजबूत सेना और विस्तारवादी सोच वाला राष्ट्रवाद भी तेजी से पनप रहा था। तो ये एक तनाव था, आधुनिकता, लोकतंत्र, परंपरा और राष्ट्रवाद के बीच। हाँ, और ये तनाव लगातार बना रहा। संविधान बना, संसद भी बनी, पर सेना पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। लोकतंत्र और सेना के बीच संतुलन साधना मुश्किल साबित हुआ। ये तो हुई जापान की बात। अब चीन की तरफ देखें तो उसकी कहानी तो काफी अलग और कहें तो दर्दनाक लगती है। अफीम युद्धों ने किंग राजवंश की जैसे पोल खोल दी। चीन का रास्ता वाकई बहुत उथल-पुथल भरा था। अफीम युद्धों के बाद विदेशी ताकतों का दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया। देश का आत्मविश्वास हिल गया था। तो क्या वहां सुधार की कोशिश नहीं हुई? बिल्कुल हुई। कांग योवे और लियांग किचाओ जैसे सुधारक थे जिन्होंने आवाज उठाई कि चीन को बदलना होगा, पश्चिमी विज्ञान और तकनीक अपनानी होगी। उन्होंने सम्राट से सुधार लागू करवाने की कोशिश भी की, लेकिन बात बनी नहीं। चीन के सामने संकट इतना गहरा था और अंदरूनी झगड़े, पुरानी व्यवस्था इतनी जड़ जमा चुकी थी कि सिर्फ थोड़े बहुत सुधार काफी नहीं थे। तो फिर बड़े बदलाव क्या हुए? एक बड़ा कदम था 1905 में सदियों पुरानी परीक्षा प्रणाली का खात्मा। ये प्रणाली ज्ञानियों को चुनती थी, पर विज्ञान और तकनीक में बाधा बन गई थी। अच्छा, ये तो बड़ा सांकेतिक बदलाव रहा होगा। हाँ, और फिर 1911 में तो मांचू साम्राज्य का तख्तापलटी हो गया। सन यात-सेन के नेतृत्व में गणतंत्र बना। सन यात-सेन और उनके वो 3 सिद्धांत? हाँ, राष्ट्रवाद यानी मांचू और विदेशियों से मुक्ति, लोकतंत्र यानी गणतंत्र की स्थापना, और तीसरा था समाजवाद या लोगों की आजीविका, जनता का आर्थिक कल्याण। और 1919 का मे 4th मूवमेंट, उसके बारे में भी काफी सुना है। वो क्यों अहम था? बहुत अहम। ये पेरिस शांति संधि में चीन के साथ हुए अन्याय के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन था, पर यह जल्दी ही एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन में बदल गया। कैसा सांस्कृतिक आंदोलन? इसमें पुरानी कन्फ्यूशियस परंपराओं पर सवाल उठाए गए और मिस्टर साइंस और मिस्टर डेमोक्रेसी को अपनाने का आह्वान किया गया। राष्ट्रवाद तो था ही। और इसी माहौल में फिर 2 बड़ी ताकतें उभरी, गुओमिंगडांग और कम्युनिस्ट पार्टी। बिल्कुल। गुओमिंगडांग यानी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका नेतृत्व बाद में चियांग काई शेक ने किया,
और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP, जिसकी स्थापना 1921 में हुई। और यहीं से चीन के भविष्य के लिए लंबा संघर्ष शुरू हुआ। हाँ, गुओमिंगडांग का आधार शहरों में था। वे जमींदारों और व्यापारियों के करीब थे। दूसरी तरफ माओ त्से-तुंग ने CCP के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने किसानों को क्रांति का मुख्य आधार बनाया। ये तो मार्क्सवाद की पारंपरिक सोच से अलग था। हाँ, ये माओ का अपना विचार था, चीन की परिस्थितियों के हिसाब से। और फिर लंबा गृह युद्ध चला, बीच में जापान का हमला भी हुआ और आखिरकार 1949 में CCP जीत गई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। तो चीन में सुधार नाकाम रहे और एक पूरी क्रांति ने ही रास्ता बनाया। पुरानी व्यवस्था को जैसे उखाड़ फेंका गया। सही कहा। जापान ने चुना, ढाला और आगे बढ़ा। चीन ने पहले नकारा, तोड़ा और फिर एक बिल्कुल नई शुरुआत की। फिर आता है दूसरा विश्व युद्ध, जिसने एक बार फिर दोनों देशों की किस्मत बदल दी। जापान के साथ क्या हुआ युद्ध के बाद? युद्ध में हार के बाद जापान पर अमेरिका का कब्जा हो गया। जनरल मैकार्थन के नेतृत्व में कई सुधार हुए। एक नया शांतिवादी संविधान लागू किया गया, जिसने युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया। और अर्थव्यवस्था? ज़ायबत्सु को भंग कर दिया गया। हालांकि वो बाद में अलग रूप में वापस आए। भूमि सुधार हुए और अमेरिकी मदद से जापान ने जबरदस्त आर्थिक तरक्की की। इसी को जापानी आर्थिक चमत्कार कहते हैं। और उधर चीन में 1949 के बाद कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ। वहां क्या हुआ? वहां CCP का एक छत्र राज कायम हुआ। पहले माओ का दौर आया, बड़े पैमाने पर भूमि सुधार हुए, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन साथ ही ग्रेट लीप फॉरवर्ड और खासकर सांस्कृतिक क्रांति जैसे अभियान भी चले, जिनमें भारी उथल पुथल और विनाश हुआ। हाँ, सांस्कृतिक क्रांति का दौर तो काफी मुश्किल था। बहुत ज्यादा। फिर माओ की मृत्यु के बाद 1978 से देंग शाओपिंग ने सुधारों का एक नया दौर शुरू किया। ये 4 आधुनिकीकरण वाले सुधार। हाँ, कृषि, उद्योग, विज्ञान तकनीक और रक्षा में आधुनिकीकरण। उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को अपनाया, विदेशी निवेश खोला, पर कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक नियंत्रण मजबूती से बनाए रखा। और इसी बीच अगर हम देखें, कोरिया जैसे पड़ोसी देश की कहानी बिल्कुल अलग चली। विभाजन हुआ, फिर दक्षिण कोरिया में पाक चुंग ही जैसे तानाशाह के दौर में तेज औद्योगिक विकास हुआ। हाँ, पूर्वी एशिया में हर देश का रास्ता अनोखा रहा है। दक्षिण कोरिया और ताइवान ने भी तानाशाही के दौर में तेज विकास किया और बाद में लोकतंत्र की तरफ बढ़े। तो अगर हम इन सब रास्तों को समेटें, जापान ने सक्रिय रूप से ऊपर से नियंत्रित तरीके से आधुनिकीकरण किया, पश्चिमी मॉडल अपनाए पर अपनी शर्तों पर, और एक औद्योगिक और फिर साम्राज्यवादी शक्ति बना। हाँ, परंपरा और आधुनिकता के बीच लगातार जूझते हुए। जबकि चीन का रास्ता कहीं ज्यादा लंबा, हिंसक और क्रांतिकारी रहा। उसने पहले पुरानी व्यवस्था और विदेशी प्रभाव दोनों को पूरी तरह नकारा। दशकों के संघर्ष और उथल पुथल के बाद एक नई व्यवस्था बनाई और फिर हाल के दशकों में बाजार सुधारों के जरिए जबरदस्त आर्थिक विकास किया है, पर राजनीतिक नियंत्रण अभी भी पार्टी का है। बिल्कुल, दोनों ने पश्चिमी दबाव झेला, पर उनके जवाब एकदम अलग थे। जापान ने चुनिंदा तरीके से अपनाया, चीन ने आमूलचूल परिवर्तन किया। ये वाकई आधुनिकीकरण की 2 बहुत अलग, जटिल और सिखाने वाली कहानियां हैं, जैसा हमारे स्रोतों से भी पता चलता है। हाँ, और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी इशारा है, चीन आज अपनी हजारों साल पुरानी समृद्ध विरासत के साथ तालमेल बिठाते हुए कैसे आगे बढ़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद ये भी कि इन दोनों ही देशों में परंपरा और आधुनिकता का वो द्वंद्व जो उनकी पूरी यात्रा में साथ रहा, वो आज किस शक्ल में मौजूद है। बिल्कुल, ये द्वंद्व खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदला है, और भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना अभी बाकी है। ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक है।